दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जिसमें आज हम बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस रूप में कार्य करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है एक व्यापारिक बैंक के रूप में, एक विकास बैंक के रूप में, एक औद्योगिक बैंक के रूप में, या उपर्युक्त में से किसी भी रूप में नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों देखिए, थोड़ी सी व्याख्या इसकी देख लेते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को आईएफसीआई अधिनियम 1948 के अंतर्गत हुई थी और ये औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालीन ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन से संबद्ध है। ऑप्शन है आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी संस्थाएं आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और आईएफसीआई ये सभी दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन से संबंधित हैं। दोस्तों, ये संस्थाएं जो हैं, इनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दीर्घकालीन एवं मध्यमकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। देखिए, लघु एवं सीमांत कृषकों को साख या ऋण प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना, या फिर भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को करना। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है, बल्कि लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख देना और लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 को ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास के उद्देश्य से की गई थी और इसमें लघु और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिक, सहकारी समिति कारीगर और छोटे व्यवसायियों को ऋण प्रदान करना इसका कार्य है। और ये बैंक सरकार की ओर से छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा की मजदूरी आदि लाभ भी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसको केसीसी कहते हैं, ये योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो सही उत्तर है किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में लागू की गई थी और ये किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने की सुविधा प्रदान करता है। और दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरवी गुप्ता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, आपको बताना है। चौथी, पांचवी, छठवीं या आठवीं। तो सही उत्तर है छठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी और नाबार्ड की स्थापना दोस्तों शिवरमन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का नियमन और वित्तीयन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी। ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या यूको बैंक। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक, जिसको एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। यह भारत का पहला बैंक था जिसने वर्ष 2006 में संघाई चीन में अपनी पहली शाखा स्थापित की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक के साथ हुआ है। ऑप्शन है आपके एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि या भारतीय रिजर्व बैंक। तो सही उत्तर है बैंक ऑफ राजस्थान दोस्तों निजी क्षेत्र का एक बैंक है जिसकी स्थापना 1943 में उदयपुर में हुई थी और 2010 में इसका विलय आईसीआईसीआई बैंक के साथ कर दिया गया है। तो सही उत्तर बैंक ऑफ राजस्थान का विलय आईसीआईसीआई बैंक के साथ किया गया है। अगला प्रश्न है, बैंकों को अपने नकद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है, इसको क्या कहते हैं। तो सही उत्तर है एसएलआर या सांविधिक तरलता अनुपात। दोस्तों, बैंकों द्वारा अपने नकद शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य रखे गए निश्चित अनुपात को सांविधिक तरलता अनुपात या स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं और सांविधिक तरलता अनुपात आरबीआई का मात्रात्मक साख नियंत्रण का उपाय है। सांविधिक तरलता अनुपात स्वर्ण और रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज के रूप में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादनकारी संपत्तियों यानी एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का अर्थ क्या होता है। तो सही उत्तर है वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति वो होती हैं ऐसे ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है।
दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया वह ऋण जिसकी मुख्य रकम और उस पर देय ब्याज 90 दिनों तक वसूल नहीं हो पाती है तो उसे गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसमें शामिल कर दिया जाता है। दोस्तों, कृषि ऋण के संबंध में एनपीए 90 दिनों के स्थान पर फसली मौसम के आधार पर तय किया जाता है। तो याद रखिए, एनपीए या गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति वो होती है ऐसे ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। अगला प्रश्न है, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा किया जाता है राज्य की आकस्मिक निधि में, संयुक्त निधि में, सामान्य विकास निधि में या फिर सार्वजनिक लेखा निधि में। तो सही उत्तर है दोस्तों, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे सार्वजनिक लेखा निधि में शामिल किया जाता है। दोस्तों, भारत का संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है, राज्यों की संचित निधि, राज्यों की आकस्मिक निधि और राज्यों की लोक लेखा निधि। तो राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत जो शामिल राशियां हैं वो राज्य की लोक लेखा निधि में जमा की जाती हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वजनिक या लोक लेखा निधि में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था क्या है? ऑप्शन है आरबीआई, नाबार्ड, एआरडीसी या नेफेड। तो आप जानते हैं दोस्तों, कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्था नाबार्ड है, जिसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। और ये कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों की साख आपूर्ति के लिए सर्वोच्च संस्था है। दोस्तों, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है कहलाती हैं। ऑप्शन है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, प्रमुख या प्राथमिक उधारी दर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रेपो रेट, ऑप्शन ए सही है। ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है रेपो रेट कहलाती है। और जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई में अपना अतिरिक्त कोष जमा करते हैं तो उस कोष पर जिस दर से बैंकों को ब्याज मिलता है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है और ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का साधन है। तो ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिडबी SIDBI की स्थापना की गई है। देखिए, ऑप्शन है कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, बृहद उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने के लिए। तो सही उत्तर है सिडबी की स्थापना दोस्तों लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए की गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी और ये देश में लघु उद्योगों के विकास वित्त व्यवस्था के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है और ये मुद्रा योजना के संचालन के लिए धन उपलब्ध करवाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? आपको बताना है। ऑप्शन है जुलाई 1969 में, अगस्त 1971 में, मार्च 1981 में या जुलाई 1991 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 19 जुलाई 1969, यानी जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसके बाद 1980 में आंध्रा बैंक और ओरिएंटल बैंक कॉमर्स सहित 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, ये कथन आपका सही है। आरबीआई केंद्रीय और राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई देश की विदेशी निधि का संरक्षक है, ये भी सही है। और आरबीआई की स्थापना 1949 में की गई थी, ये सही नहीं है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1949 में नहीं बल्कि उसके पहले 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अवध कॉमर्शियल बैंक। दोस्तों, सीमित देयता यानी लिमिटेड लायबिलिटी के आधार पर 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, जबकि भारतीयों द्वारा स्थापित और पूर्ण देयता वाला पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी था, जो 1894 में स्थापित हुआ था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले मुद्रा निर्गमन करता है और मुद्रा निर्गमन आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। वर्तमान में आरबीआई न्यूनतम आरक्षित निधि यानी मिनिमम रिजर्व जो निधि होती है, मिनिमम रिजर्व उसके आधार पर मुद्रा का निर्गमन करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर क्या है? ऑप्शन है आपके अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, अक्टूबर से सितंबर या जनवरी से दिसंबर। तो सही उत्तर है 1 जुलाई से 30 जून। देखिए, भारत सरकार का वित्त वर्ष आप जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है और भारत का संघीय बजट प्रतिवर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है नई व्यवस्था के अनुसार। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? आपको बताना है। ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंक, कारपोरेट निगम उद्योग, लघु उद्योग या विदेशी बैंक। तो सही उत्तर है वाणिज्यिक प्रपत्र दोस्तों कारपोरेट या निगम उद्योग के प्रमुख साख का स्रोत है। और वाणिज्यिक प्रपत्र जो है ये भारत में वाणिज्यिक प्रपत्रों के चलन की अनुमति 27 मार्च 1989 से प्रदान की गई और वाणिज्यिक प्रपत्र एक अल्पकालिक ऋण साधन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लघु अवध ऋण की अवधि कितनी होती है? 15 माह से कम, 2 से 5 वर्ष, 1 से 3 वर्ष या 1 से 2 माह। तो दोस्तों, अवधि के आधार पर या टाइम पीरियड के आधार पर ऋण को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। लघु अवध ऋण ये 15 माह से कम के लिए होते हैं, देखिए, और मध्यम अवध ऋण 15 माह से 5 वर्ष तक और दीर्घ अवध ऋण 5 वर्ष से अधिक होते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है लघु अवध ऋण, तो आप जानते हैं 15 माह से कम अवधि के लिए जो ऋण दिए जाते हैं उनको लघु अवधि ऋण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन है बैंक रेट, सीआरआर, पीएलआर या एसएलआर। तो सही उत्तर है पीएलआर यानी प्राइम लेंडिंग रेट, जिसको पीएलआर कहते हैं मूल उधार दर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं निर्धारित किया जाता है। मूल आधार दर वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय यानी विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है। ये बैंकों द्वारा जो है आधारित निर्धारित की जाती है और अन्य तीनों विकल्प यानी बैंक दर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेट ये आरबीआई द्वारा तय किए जाते हैं, जबकि पीएलआर बैंकों द्वारा तय किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीआरआर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर कौन से प्रभाव होंगे? ऑप्शन है बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होगी, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी, तरलता में वृद्धि होगी या ब्याज दरों में कमी आएगी। तो सही उत्तर है दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि होने से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। इसका कारण यह है कि बैंकों की नकद जमा का वह निश्चित भाग जो बैंक द्वारा आरबीआई के पास रखा जाता है उसको नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। और जब ये स्थिति होती है नकद आरक्षित अनुपात की, तो होता उसमें यह है कि इसके द्वारा क्या होता है, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आ जाती है, क्योंकि बैंकों को अपनी जमा का अधिक से अधिक हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है और जिससे बैंकों के पास ग्राहकों को ऋण देने के लिए पूंजी की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आरबीआई ने किस समिति के सुझावों पर लघु बैंक और भुगतान बैंक का प्रारंभ किया है? ऑप्शन है पीजे नायक समिति, उर्जित पटेल समिति, केलकर समिति या नचिकेत मोर समिति। तो सही उत्तर है नचिकेत मोर समिति, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने नचिकेत मोर समिति जिसका गठन सितंबर 2013 की अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था, ये इसके आधार पर बैंकिंग की नई श्रेणी या भुगतान बैंक और लघु बैंक का प्रारंभ किया है। और नचिकेत मोर समिति का गठन वित्तीय समावेशन और बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी बीबीबी, बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर क्या है? दोस्तों देखिए, ऑप्शन आपका पहले देख लेते हैं। निजी अभिकरणों को बैंकिंग लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व उनके रिकॉर्ड की जांच पड़ताल कर आरबीआई को सूचित करना, सार्वजनिक बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार करना, बैंकों के एनपीए की समस्याओं के समाधान के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करना, या फिर बी और सी दोनों। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी और सी दोनों। देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो का कार्य जो है सार्वजनिक बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और साथ ही साथ बैंकों के एनपीए की समस्या के समाधान के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करना है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मिबोर MIBOR क्या है? ऑप्शन है भारतीय काल मनी मार्केट का केंद्र, जापानी काल मनी मार्केट का केंद्र, ऑस्ट्रेलियाई काल मनी मार्केट का केंद्र, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। मिबोर मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होता है।
मीबोर का फुल फॉर्म है मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय अंतर बैंक बाजार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इंग्लैंड में इसे लिबोर यानी लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट कहते हैं और भारत में इसे मीबोर यानी मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का चौथा भाग था, जिसमें हमने बैंकिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।